हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 13 ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया कन्वर्जेंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के कन्वर्जेंस यानी कि उनके कॉमन इंटरेस्ट्स और कोऑपरेशन के एरियाज को एक्सप्लेन करना है। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चरल टाइज के एग्जाम्पल्स के साथ बताना होगा कि दोनों देश क्यों और कैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जियोग्राफिकली दूर है, लेकिन आज दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। यहाँ कन्वर्जेंस का मतलब है उनके शेयर्ड इंटरेस्ट्स और कोऑपरेशन, जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर। कोल्ड वॉर के बाद और खासकर 2000 के बाद से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टाइज और स्ट्रांग हुए हैं। दोनों देश डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ओपन इंडो पैसिफिक की तरफ एक जैसे नजरिए रखते हैं। इस आंसर में हम उन मेन एरियाज पर बात करेंगे जहां दोनों देश कन्वर्ज करते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कन्वर्जेंस। इंडो पैसिफिक विजन। दोनों देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड हो। डिफेंस कोऑपरेशन। AUSINDEX जैसे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज और क्वाड फोरम में दोनों की पार्टिसिपेशन उनकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को दिखाती है। चाइना कंसर्न। दोनों को चीन के अग्रेसिव बिहेवियर, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की चिंता है। मैरिटाइम सिक्योरिटी। एंटी पायरेसी, नेवल एक्सचेंजेस और मैरिटाइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में भी दोनों देश साथ काम करते हैं। 2. इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस। बायलैटरल ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कोल, मिनरल्स और एजुकेशन एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया IT सर्विसेज, मेडिसिन और स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सपोर्ट करता है। ECTA 2022 इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ने ट्रेड बैरियर्स कम किए और दोनों की इकोनॉमी और क्लोज हुई। इन्वेस्टमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया के कंपनीज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडियन फर्म्स एनर्जी और सर्विसेज सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया में एक्टिव है। एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक रिलायबल पार्टनर है, खासकर कोल और रिन्यूएबल सेक्टर में। 3. पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक कन्वर्जेंस। डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दोनों देश डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर हैं और कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। रीजनल फोरम्स। ईस्ट एशिया समिट, ASEAN रीजनल फोरम और कॉमनवेल्थ मीटिंग्स में दोनों एक्टिवली कोऑपरेट करते हैं। क्वाड अलायंस। क्वाड एक प्लेटफॉर्म है जहां दोनों देश US और जापान के साथ इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। हाई लेवल विजिट्स। मोदी जी का 2014 में ऑस्ट्रेलिया विजिट और ऑस्ट्रेलियन PM के इंडिया विजिट्स पॉलिटिकल ट्रस्ट को स्ट्रांग करते हैं। 4. कल्चरल, एजुकेशनल और पीपल टू पीपल टाइज। इंडियन डायस्पोरा। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी इंडियन कम्युनिटी रहती है जो दोनों कल्चर्स को कनेक्ट करती है। एजुकेशन लिंकेजेस। हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट एक इमोशनल और कल्चरल ब्रिज है, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टूरिज्म और एक्सचेंज। टूरिज्म और कल्चरल प्रोग्राम से दोनों देश के लोग एक दूसरे के और क्लोज होते जा रहे हैं। कंक्लूजन। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के लिए ट्रस्टेड और लाइक माइंडेड पार्टनर्स बन गए हैं। सिक्योरिटी, ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चरल टाइज में उनका कन्वर्जेंस दोनों के रिलेशंस को और स्ट्रांग बनाता है। आने वाले समय में चीन के राइज, क्लाइमेट चेंज और रीजनल चैलेंजेस को टैकल करने में दोनों का कोऑपरेशन और भी गहरा होगा। इस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द सैटेलाइट और डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द पावर स्टेटस ऑफ अ कंट्री। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सैटेलाइट या डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क को समझना है जो एक देश के पावर स्टेटस को इंटरनेशनल सिस्टम में डिफाइन करता है। इसमें हमें बताना है कि ये फ्रेमवर्क क्या है, इसका ओरिजिन, की फीचर्स और कैसे ये छोटे देशों की डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करता है।
एग्जाम्पल्स के साथ समझाकर लिखना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सैटेलाइट या डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क एक थियोरेटिकल अप्रोच है जो ये बताता है कि डेवलप्ड और डेवलपमेंट देशों के बीच एक अनइक्वल रिलेशनशिप होती है। इस थियोरी के हिसाब से पावरफुल देश को या मेट्रोपॉलिटन अक्सर वेकर देशों सैटेलाइट या पेरिफेरी को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक तरीके से डोमिनेट करते हैं। डिपेंडेंसी थियोरी 1960-70 में लैटिन अमेरिका के थिंकर्स जैसे आंद्रे गंडा फ्रैंक और रॉल प्रीबश ने दी थी। यह फ्रेमवर्क मिलिट्री पावर से ज्यादा स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक डिपेंडेंस को फोकस करता है। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और थियोरेटिकल बेस। इस फ्रेमवर्क का बेस डिपेंडेंसी थियोरी है जो मॉडर्नाइजेशन थियोरी के अगेंस्ट आई थी। थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि रिसोर्सेस हमेशा पेरिफेरी से की तरफ फ्लो करते हैं, मतलब पुअर देश हमेशा रिच देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं। सैटेलाइट स्टेट्स को अपने सर्वाइवल के लिए मेट्रोपॉलिटन देशों पर रिलाई करना पड़ता है। इस वजह से उनका इंडिपेंडेंट पावर स्टेटस लिमिटेड हो जाता है। 2. को फीचर्स ऑफ सैटेलाइट डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। इकोनॉमिक डिपेंडेंस। छोटे देश रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट करते हैं। जैसे पैसिफिक के कई छोटे देश बड़ी इकोनॉमीज पर डिपेंड होते हैं। पॉलिटिकल डिपेंडेंस। वीक देश अक्सर बड़े पावर्स की लाइन फॉलो करते हैं फॉर सिक्योरिटी और एड। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। डेवलपिंग देश इनोवेशन में पीछे होते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रांग देश पर रिलाई करते हैं। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। यह साइकिल हमेशा इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करता है, जिससे वीक स्टेट्स की पोजीशन बदलती नहीं। 3. पावर स्टेटस को समझने के लिए इंपॉर्टेंस। इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम समझते हैं कि सॉवरेंटी होने के बाद भी कई देश वीक क्यों रहते हैं। एग्जाम्पल, अफ्रीका के कई देश इंडिपेंडेंस के बाद भी अपने कॉलोनियल पावर्स पर डिपेंडेंट रहे। एशिया में नेपाल और भूटान जैसे देश बड़े पावर्स, इंडिया, चाइना के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। मतलब, पावर स्टेटस सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स पर नहीं, बल्कि एक्सटर्नल रिलेशंस पर भी डिपेंड करता है। 4. क्रिटिसिज्म और अल्टरनेटिव व्यूज। क्रिटिक्स बोलते हैं कि डिपेंडेंसी थियोरी ओवर सिंप्लीफाई करती है और डेवलपमेंट देश को सिर्फ विक्टिम बना कर दिखाती है। साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देश डिपेंडेंसी से निकल कर डेवलप्ड बन गए। नियोलिबरल्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड सबको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। लेकिन आज भी ये फ्रेमवर्क ग्लोबल इनइक्वालिटीज को समझने के लिए रेलेवेंट है। कंक्लूजन। सैटेलाइट या डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क हमें दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनइक्वालिटी कैसे बनी रहती है। वीक देश अक्सर सैटेलाइट्स बन जाते हैं और पावरफुल देश पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनका पावर स्टेटस हमेशा लो होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर यह फ्रेमवर्क डेवलपिंग कंट्रीज के रियल चैलेंजेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Elaborate upon geo-economics as a core determinant of Australian foreign policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जियो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझाकर बताना है कि ये ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें ट्रेड, रीजनल रिलेशंस, रिसोर्स एक्सपोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजिक यूज एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनाने में। ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो एक रिसोर्स रिच और एशिया पैसिफिक में लोकेटेड नेशन है, जियो इकोनॉमिक्स बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज और रीजनल कोऑपरेशन पर भी बेस्ड है। इस आंसर में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। मेन बॉडी। 1. जियो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट और उसका इंपॉर्टेंस। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक देश अपने इकोनॉमिक टूल्स जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज का यूज पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक गोल्स के लिए करे। ऑस्ट्रेलिया के केस में उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हाई फॉरेन पॉलिसी का मेन ड्राइवर है, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स और ट्रेड उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं। एडवर्ड लुटवर्क कहता है जियो इकोनॉमिक्स लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रामर ऑफ कॉमर्स है, और ऑस्ट्रेलिया के पॉलिसीज में ये क्लियरली दिखता है। 2. ऑस्ट्रेलिया की रिसोर्स इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया एक मेजर एक्सपोर्टर है आयरन ओर, कोल, LNG और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। इस वजह से उसकी प्रॉस्पेरिटी डायरेक्टली ग्लोबल डिमांड पर डिपेंडेंट है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया उसके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं।
फॉरेन पॉलिसी को इसी के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, चीन के साथ ट्रेड रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। ये बताता है कि जियो इकोनॉमिक्स एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। 3. रीजनल एंगेजमेंट और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ऑस्ट्रेलिया एक्टिवली ASEAN, APEC, RCEP और क्वाड जैसे फोरम्स में पार्ट लेता है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी प्लेटफॉर्म्स है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ऑस्ट्रेलिया ने सी रूट्स, एनर्जी फ्लोज और मैरिटाइम सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी है। मलाक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी उसके लिए क्रूशियल ट्रेड रूट्स हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA जैसे इंडिया के साथ ECTA, जापान और कोरिया के साथ एग्रीमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जियो इकोनॉमिक्स को फॉरेन पॉलिसी का मेन टूल बनाता है। 4. स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस और जियो इकोनॉमिक डिलेमा। ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी चैलेंज है चीन पर ओवर डिपेंडेंस। पॉलिटिकल इश्यूज के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलियन वाइन और बार्ले पर टैरिफ्स लगाए, जो उसके लिए एक वार्निंग थी। क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट भी एक नया चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी कोल एक्सपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है। यूएस के साथ अलायंस भी एक डिलेमा क्रिएट करता है। ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं सिक्योरिटी अलायंस के लिए। कंक्लूजन, ओवरऑल जियो इकोनॉमिक्स ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर ड्राइवर है। ट्रेड, रिसोर्सेस और रीजनल कनेक्टिविटी उसके फॉरेन रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बनाना उसके लिए एक बड़ी चैलेंज है। आने वाले टाइम में भी इंडो पैसिफिक डायनामिक्स के वजह से ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स के आसपास ही घूमती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 4. Write a note on societal elements impacting Australia's foreign policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे सोसाइटी के फैक्टर्स जैसे पब्लिक ओपिनियन, कल्चर, मीडिया, बिजनेस ग्रुप्स और डायस्पोरा कम्युनिटीज ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली हमें यह समझना है कि डोमेस्टिक सोशल फोर्सेस फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस को कैसे शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी या एक्सटर्नल प्रेशर्स का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि उसमें सोसाइटी के एलिमेंट्स का भी बड़ा रोल होता है। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ओपिनियन, कल्चरल आइडेंटिटी, मीडिया कवरेज, बिजनेस लॉबीज और डायस्पोरा कम्युनिटीज जैसे फैक्टर्स फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यह फैक्टर्स पॉलिटिकल लीडर्स को प्रेशर डालते हैं, डिबेट्स को शेप करते हैं और कई बार पॉलिसीज को डायरेक्शन देते हैं। मेन बॉडी। 1. पब्लिक ओपिनियन और नेशनल आइडेंटिटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने के कारण पब्लिक ओपिनियन ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज, रिफ्यूजी इनटेक, यूएस के साथ रिलेशंस और चीन पॉलिसी पर लोगों की राय डायरेक्टली पॉलिसी आउटकम्स को इम्पैक्ट करती है। नेशनल आइडेंटिटी भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप को एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी के रूप में देखता है, लेकिन जियोग्राफिकली एशिया पैसिफिक में है। इस वजह से एशियन एंगेजमेंट डिबेट होती है कि ऑस्ट्रेलिया अपना फ्यूचर वेस्ट के साथ देखे या एशिया के साथ। 2. मीडिया और एकेडेमिया का रोल। मीडिया नैरेटिव्स पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को कभी फायदा और कभी थ्रेट के रूप में दिखाया जाता है। एकेडेमिया और थिंक टैंक्स जैसे लोए इंस्टीट्यूट पॉलिसी डिबेट्स को फ्रेम करते हैं और गवर्नमेंट को रिसर्च बेस्ड सजेशंस देते हैं। लोई इंस्टीट्यूट की ओपिनियन पोल्स गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस होती है, जैसे लोग यूएस अलायंस, चाइना या एशिया पैसिफिक इश्यूज को कैसे देखते हैं। 3. बिजनेस, ट्रेड लॉबीज और डायस्पोरा कम्युनिटीज। बिजनेस ग्रुप्स ट्रेड पॉलिसी पर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। माइनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स गवर्नमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए पुश करते हैं। एग्जाम्पल, चीन के साथ 2005 FTA और इंडिया के साथ 2022 ट्रेड एग्रीमेंट में बिजनेस लॉबीज का स्ट्रॉन्ग रोल रहा। डायस्पोरा कम्युनिटीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंडियन और चाइनीज डायस्पोरा ने कल्चरल एक्सचेंज और पॉलिसी टाइज को स्ट्रेंथन करने में मदद की है। 4. सोशल मूवमेंट्स और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। सिविल सोसाइटी और NGO भी फॉरेन पॉलिसी पर प्रेशर बनाते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज, रेफ्यूजीज और ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर। रेफ्यूजी डिटेंशन पॉलिसीज पर ऑस्ट्रेलिया को काफी क्रिटिसिज्म मिला है, जिससे उसकी इंटरनेशनल इमेज पर इफेक्ट पड़ा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बार बार गवर्नमेंट को रिमाइंड करते हैं कि सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी जरूरी है।
कंक्लूजन, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी पर सोसाइटी के एलिमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, बिजनेस लॉबीज और डायस्पोरा कम्युनिटीज हमेशा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट को फोकस में रखती है, लेकिन लेजिटिमेसी के लिए उससे सोसाइटी की आवाज भी सुननी पड़ती है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस है डोमेस्टिक और ग्लोबल फोर्सेस के बीच। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Explain Australia's international trade. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल ट्रेड के नेचर और स्कोप को समझना है। मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है, और ट्रेड का उसकी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का एक देश से दूसरे देश तक एक्सचेंज। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेड हमेशा से इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन रिलेशंस का कोर रहा है। एशिया पैसिफिक रीजन में होने और नेचुरल रिसोर्सेज से रिच होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बड़े इकोनॉमीज के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं। इस आंसर में हम ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड के स्ट्रक्चर, फीचर्स और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेड। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, जैसे वूल, व्हीट और मीट एक्सपोर्ट्स। उस वक्त ब्रिटेन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। वर्ल्ड वॉर II के बाद ट्रेड डाइवर्सिफाई हुआ। 1973 में जब ब्रिटेन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ज्वाइन किया, तब ऑस्ट्रेलिया ने अपना फोकस एशिया पर शिफ्ट किया। आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ सर्विसेज पर भी बेस्ड है। 2. मेजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स। आयरन ओर, कोल, नेचुरल गैस, गोल्ड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी, मीट और व्हीट। सर्विसेज जैसे एजुकेशन और टूरिज्म भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। इंपोर्ट्स। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, पेट्रोलियम, मेडिसिन्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यह क्लियरली दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया रॉ मटेरियल्स में स्ट्रांग है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड करता है। 3. की ट्रेडिंग पार्टनर्स। चाइना सबसे बड़ा पार्टनर है, स्पेशली मिनरल्स और एनर्जी के लिए। जापान और साउथ कोरिया एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए क्रूशियल है, जैसे कोल और LNG। यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट का मेन सोर्स है। एशियन कंट्रीज और इंडिया नए इमर्जिंग पार्टनर्स हैं जो ट्रेड डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने APEC, RCEP जैसे रीजनल और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू अपना ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंड किया है। 4. इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट। ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के GDP का लगभग 45% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट पर हाईली डिपेंडेंट है। मिनरल्स और एनर्जी एक्सपोर्ट से ट्रेड सरप्लस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ग्लोबल डिमांड के फ्लक्चुएशंस रिस्क क्रिएट करते हैं। ट्रेड ने ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को भी शेप किया है। चीन के साथ मार्केट रिलेशन और US के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस को बैलेंस करना मुश्किल होता है। जैसे चीन ने पॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से बार्ले, वाइन और कोल पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। 5. चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस। चीन पर ओवर डिपेंडेंस, कमोडिटी प्राइसेस की वॉलेटिलिटी, कोल एक्सपोर्ट्स पर एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म और प्रोटेक्शनिज्म का राइज। अपॉर्चुनिटीज। इंडिया, एशियन और यूरोप के साथ नए मार्केट्स एक्सप्लोर करना, एजुकेशन और टूरिज्म जैसे सर्विसेज ट्रेड को एक्सपेंड करना, और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स, हाइड्रोजन, फ्यूचर के लिए स्कोप देते हैं। कंक्लूजन। समिंग अप, ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल ट्रेड उसकी इकोनॉमिक सक्सेस का बैकबोन है और फॉरेन पॉलिसी का एक की फैक्टर। एक्सपोर्ट्स मेनली रिसोर्सेज पे बेस्ड है, लेकिन सर्विसेज का रोल भी फास्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन चीन पर ज्यादा डिपेंडेंसी एक रिस्क है। फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया को अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।